Everyone, welcome back to the channel. My name is Anashi Joshi and we were continuing our psychology series. हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं. तो हमने चैप्टर नंबर 5 आधा कंप्लीट कर लिया था. मैंने बोला था ये चैप्टर हम पीछे से शुरू करेंगे. तो हमने कहाँ तक कर लिया था? साइकोफिजिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 68 तक कंप्लीट कर लिया था. देखिए ये चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो जो टॉपिक मैं टिक करवा रही हूँ, ठीक है, जो जो टॉपिक फ़िलहाल मैं जिनका नाम ले रही हूँ, आपको वही टॉपिक पढ़ के जाने हैं. ठीक है, तो अब निकालो पेज नंबर 58 अपनी बुक का. 58 में देखो डेफिनेशन एंड नेचर, वो वाली लाइन दिख रही है. उसमें आप आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन में. लिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ जो है डेफिनेशन एंड नेचर वाला, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकेंड लास्ट लाइन में स्ट्रेस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, एंड में लिखा है स्ट्रेस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और प्रेशर विच अराइजेज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी. ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन हमें समझा रही है कि स्ट्रेस का मतलब होता है कोई भी डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी दुख, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी प्रेशर जो हमारे पर है, जो कि बहुत चैलेंजिंग हो गया है हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के लिए. यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक पर्सन का बहुत क्लोज कोई पर्सन था और उसकी फ़िलहाल डेथ हो गई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वो एक बहुत प्रेशर क्रिएट करती है हमारे फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी पे. तो उसे हम स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं. अगर कुछ लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डेली रूटीन इतना प्रेशराइज हो गया होता है कि वो स्ट्रेस की प्रॉब्लम में आ जाते हैं. ठीक है, तो इसे कहते हैं, तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है. चलो अब हम आएंगे पेज नंबर 59 पर. 59 में ये सब, हाँ, ये वाला फर्स्ट में लिखा है देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस: डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर. ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसके बाद ये कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. फिर आ जाओ 2, पेज नंबर 59 पे 2 करके एक हेडिंग दी है, टेबल एंड मॉडल ऑफ लज़ारस. ठीक है, ये हेडिंग जो दी है ये. फिर पेज नंबर 60 पर देखिए बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया गया है, बड़ा सा. वो डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. लेट मी एक्सप्लेन दैट डायग्राम. वो डायग्राम सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्ट्रेसर्स. देखिए स्ट्रेस का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रेशर. अब स्ट्रेसर्स कैसे होते हैं? स्ट्रेसर्स का मतलब ऐसे सिचुएशन जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. तो वो एनवायरमेंटल हो सकते हैं, यानी कि एक पर्सन के एनवायरमेंट से आए हो सकते हैं. उसके साइकोलॉजिकल, यानी खुद में ही वो इतना सोच रहा है, इतना ओवरथिंक कर रहा है कि अब उसको स्ट्रेस होने लग गया है. और तीसरा पॉइंट है सोशल. सोशल मतलब कि वो सोसाइटी में हो सकता है, उसका डिवोर्स हो गया तो वो सोसाइटी क्या कहेगी, इसको लेके काफ़ी स्ट्रेस में है. तो ये सोशल स्ट्रेसर्स हैं. ठीक है, अब ये 3 चीज़ों पे इफेक्ट करते हैं कि स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है, कि स्ट्रेस कम है, ज़्यादा है, स्ट्रेस कितने टाइम तक है, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या है. अगर छोटे टाइम तक के लिए स्ट्रेस है तो वो ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक है तो वो एंजाइटी में बदल सकता है. एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल सकती है. तो उसकी इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन और उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी. प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंसान उस चीज़ को कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या वो स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से ले रहा है, नेगेटिव तरीके से ले रहा है, वो चीज़ है. इसके बाद है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमारे स्ट्रेस का किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट होता है. सबसे पहले हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट होता है. देखना, अगर कोई पर्सन एंजाइटी से जूझ रहा है या तो फिर स्ट्रेस से जूझ रहा है तो उसकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी डरा डरा रहेगा. उसका जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रेट या इरेक्ट नहीं रहेगा, काफ़ी एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, सिकुड़ जाएगा. वो कभी सिकड़ा हुआ इंसान देखा है आपने, जो बहुत डरा डरा सा रहता है, वो इंसान और जो एकदम कॉन्फिडेंट है, उन दोनों इंसान में उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी डिफर करती है. जो इंसान बहुत टाइम तक स्ट्रेस में है उसको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन रहेगा, उसकी आवाज़ अच्छे से नहीं निकलेगी. ठीक है, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वो किस तरह से सोचता है उसमें इफेक्ट आएगा. उसकी वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा सिचुएशंस को लेकर, वो काफ़ी परेशान हो जाएगा छोटी छोटी सिचुएशंस को लेकर. ये उसकी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होगा, मतलब बॉडी पे इफेक्ट होगा. साइकोलॉजी यानी कि उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होगा. उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो दिख रहा है, अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है ना तो उनका बॉडी का टेम्परेचर या तो बहुत गिरने लगता है या तो राइज होने लगता है. फिर
कल्चर में ऐसा आता है कि आपके कल्चर में आप स्ट्रेस को कैसे देखते हो और आपका पर्सनल रिस्पॉन्स कैसा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेके। अगर किसी के पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो हो सकता है वो काफ़ी परेशान हो जाए, कुछ लोग उसे एकदम कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। तो आपकी कल्चरल डेफिनेशन और आपका पर्सनल रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। अब स्ट्रेस को डील करने के लिए हमारे पास होते हैं रिसोर्सेस, है ना। मतलब स्ट्रेस आया है तो उसे किसी ना किसी तरीके से तो डील करोगे। तो उसको डील करने का सबसे पहला रिसोर्स फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे मनी हो गया, मेडिकल केयर हो गया। जैसे अगर कोई पर्सन है जो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जहाँ पे ये स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे पहले तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि साइकोलॉजिस्ट करके कोई होता भी है। उन्हें बस ऐसा लगता है साइकोलॉजिस्ट यानी दिमाग का डॉक्टर, और दिमाग के डॉक्टर के पास वही लोग जाते हैं जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मतलब मेंटल हेल्थ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, ठीक है, कि जिन लोगों के पास अवेयरनेस है और पैसा भी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर किसी के पास पैसा है तो दैट कैन बी एक्ट एज एन रिसोर्स। इसके बाद मेडिकल केयर, फिर पर्सनल में उसकी खुद की स्किल्स कैसी हैं, क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट का है, वो नेगेटिव माइंडसेट का है, उसकी खुद की स्किल्स कैसी हैं, उसकी कोपिंग स्टाइल कैसी है। कोपिंग स्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम में आप कैसे उससे डील करते हैं, आप कैसे उससे उभरते हैं उस प्रॉब्लम से, उसे कहते हैं कोपिंग स्टाइल। और सोशल में उसका सोशल नेटवर्क कैसा है, क्या वो सोशली काफ़ी एक्टिव है, उसके अच्छे रिलेशंस हैं। आपके जो रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रेस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आप किसी अपने अच्छे दोस्त से, अपने मम्मी पापा से, तो आपके जो सोशल रिलेशन हैं वो भी आपके स्ट्रेस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और आपके प्रोफेशनल स्टेप्स क्या क्या हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा बहुत हाई प्रोफेशनल जगह पर है तो ही इज़ मोर प्रोन टू स्ट्रेस, राइट। अगर जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग होते हैं 90% ऑफ दैम आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो आपके प्रोफेशनल स्टेप्स क्या हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप प्रोफेशनली काफ़ी क्या बोलते हैं ग्रो करे हुए हैं और आपके पास अच्छी अवेयरनेस भी है, आपके पास मनी भी है, मेडिकल केयर भी है, तो आप अपने स्ट्रेस से काफ़ी ईजिली बाहर आ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रेस के रिस्पॉन्स किस किस तरह से होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, आपके बिहेवियर में रिस्पॉन्स आएगा, आपकी इमोशंस में रिस्पॉन्स आएगा और आपकी थिंकिंग पैटर्न में रिस्पॉन्स आएगा। तो ये चार चीज़ें, वेल दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये नेचर ऑफ स्ट्रेस दिख रहा है, ये स्ट्रेस को स्ट्रेसर्स कर दो। कहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं, देखो इसके जस्ट नीचे ये जो डायग्राम बना हुआ है उसके जस्ट नीचे 1 नंबर नेचर ऑफ स्ट्रेस, तो उधर कर दो नेचर ऑफ स्ट्रेसर्स। वो स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेसर्स है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई विच गिव राइज टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेसर्स। ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि स्ट्रेसर्स किस किस टाइप के होते हैं। तो एनवायरमेंटल, जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी नॉइजी एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसे चीज़ों को लेके स्ट्रेस हो सकता है। साइकोलॉजी में कि अगर कुछ उससे गलती हो गई है तो ही इज़ इन वेरी गिल्ट, राइट, तो वो गिल्ट की वजह से उसके स्ट्रेस हो सकता है। फिर हमारे सोशल स्ट्रेसर्स की हो सकता है वो काफ़ी लोनली है, उसका ब्रेकअप हो गया है रिलेशनशिप में, तो ये भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। तो देखिए ये जो मैंने अभी आपको समझाया नेचर ऑफ स्ट्रेस में वही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अप्रेजल्स ऑफ द स्ट्रेसर्स, सॉरी अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये दिख रहा है प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल, पेज नंबर 61 पर रिसोर्सेज वाला। देखो पेज नंबर 61 टॉपिक नंबर 3 रिसोर्सेज अवेलेबल टू फेस द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। उसमें 3 रिसोर्सेज दिए गए हैं, फिजिकल, पर्सनल, सोशल, जिसकी बात हमने कर ली। उसके जस्ट नीचे प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने पर सबसे पहले क्या करता है, वो पहले सोचेगा कि ये जो भी हो रहा है क्या इवेंट सही है, क्या ये गलत है, वो उसकी सीरियसनेस को देखेगा। फिर उसके लिए रेलिवेंट सॉल्यूशंस ढूंढेगा, क्या वो डरावनी है सिचुएशन है, क्या उसे डर लगना चाहिए। कोई भी एक नई सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो प्राइमरी अप्रेजल में जब हम एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके रिस्पॉन्स के बारे में सोचते हैं। और सेकेंडरी अप्रेजल में जब हमने पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है और उस सिचुएशन को डील करने के लिए अब हम रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं कि
ये जो इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट, जैसे कि एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन को वो फाइनेंशियली बहुत वीक कंडीशन में है, फिलहाल वो पहले बहुत अच्छी कंडीशन में था लेकिन अब वो काफ़ी वीक कंडीशन में है। तो सबसे पहले प्राइमरी वो क्या सोचेगा, इसके वजहों के बारे में जानेगा, ठीक है, वजहों के बारे में जान के फिर वो देखेगा कि अच्छा हाउ कैन आई कोप अप विद दिस सिचुएशन। जब ये सब उसका सोच समझ के हो जाएगा फिर फाइनली वो क्या करेगा, अब किसी न किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, वो आ जाएगा सेकेंडरी अप्रेजल में। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। अब है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 62। देखो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कौन सा है, सबसे पहले अगर आपके साथ रिसेंट में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है या आपने किसी क्राइम को देख लिया है, या तो फिर आप फ्लड में आ गए हैं, या तो मतलब कोई भी आपकी लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है, आपका रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है या आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो इसकी वजह से हमारे इमोशंस में बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट एक तो सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, या तो रीसेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। रीसेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस लाइक डिवोर्स हो जाना, अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाना, पैसों की कमी हो जाना, तो ये सारे हैं रीसेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। और तीसरा है एवरीडे प्रॉब्लम। एवरीडे प्रॉब्लम में अगर कोई इंसान है जो काफ़ी जल्दीबाजी में रहता है और वो जल्दीबाजी उसके लिए एक आदत बन चुकी है, तो वो जल्दबाजी धीरे धीरे वो कब स्ट्रेस का रूप ले लेगी वो हमें भी नहीं पता होता, ठीक है। तो हमारे डेली लाइफ कैसा है उसमें भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेस को अगर आपको पहचानना है कि मुझे क्या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो देखना है आपका पेशेंस लेवल कितना है। जैसे कि अगर आप टाइप कर रहे हैं और कोई की नहीं मिल रही है कंप्यूटर में, तो कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो क्या है, इट इज़ एन अ निशानी, इट इज़ एन अ सिंबल ऑफ स्ट्रेस। तो ये होता है अगर पंखा चालू है और अचानक से लाइट चली गई तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, अरे यार लाइट क्यों चली गई, तो ये भी एक निशानी है स्ट्रेस की, ठीक है। तो ये डेली लाइफ इवेंट्स में, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में भी हम स्ट्रेस को देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद बॉडीली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियरल इमोशनल रिएक्शन, अब कुछ भी ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ पेज नंबर 64 पे, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन एक इंसान को तब होता है कि आपने कोई गोल डिसाइड किया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, एक बहुत अच्छा डांसर बनना है, अच्छा छोड़ो मुझे डांसर बनना है, लेकिन अब आपके इस गोल में अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आपके गोल के बीच में कोई ना कोई हिंड्रेंस आ रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब हम अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। देखिए हमारी जो ज़रूरतें हैं वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होती हैं किसी भी इंसान के लिए। आपके पापा क्यों रोज़ सुबह उठ के काम करने जाते हैं, क्योंकि ताकि वो आपकी फैमिली की, उनकी खुद की ज़रूरतें पूरी कर सके। अगर हमारी ज़रूरतें ही ख़त्म हो जाएंगी तो क्या कोई भी मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा हमारे लिए, नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो जो ज़रूरतें हैं वो बायोलॉजिकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, वो सोशल नीड्स भी हो सकती हैं, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन जब वो ज़रूरतें हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है, जब हम उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। फ्रस्ट्रेशन वेल एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कि आप बहुत बार बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं, बार बार उस इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो आपको स्ट्रेस एंड देन एंजाइटी एंड देन डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में वो आपको डाल सकता है, ठीक है। अब है कॉन्फ्लिक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो तीन टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच का मतलब क्या होता है, आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, आपको दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अवॉइडेंस आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं, दोनों ही नहीं पसंद है। अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होता है कि आपके पास अगेन दो अल्टरनेटिव हैं, एक बार लगता है कि ये अच्छा है, दूसरी बार लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, समझ आ गया। अप्रोच दोनों ही अच्छे लगते हैं, अवॉइडेंस दोनों ही पसंद नहीं है। अप्रोच अवॉइडेंस लगता है, पहले लगता है कि यार ये वाला अच्छा है, फिर बाद में लगता है नहीं ये वाला अच्छा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं अप्रोच एंड अवॉइडेंस। इसके बाद है प्रेशर कब होता है, प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जो एक पर्सन पे इम्पोज की जाती है, उसके सोसाइटी से, उसकी फैमिली से। देखियो प्रेशर का मतलब समझते हो कि जब
हमारे ऊपर बहुत लोगों की बहुत डिमांड्स हैं, सोसाइटी की डिमांड है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आजकल सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स की काफ़ी उनसे डिमांड होती है, उनकी खुद से बहुत डिमांड होती है कि यार आई शुड बी बेस्ट। उनके पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा शुड बी बेस्ट। सोसाइटी में अगर वो हमेशा से टॉपर रहे हैं और अब उनका इतना मन नहीं करता, तो भी सोसाइटी एक इमेज बना के रखती है, यार दिस चाइल्ड शुड बी बेस्ट। टीचर का एक डिमांड होता है, तो वो डिमांड जब एक बच्चे पे इम्पोज कर दी जाती है, और जब हम सिर्फ बच्चे पे नहीं, किसी भी इंसान पे जब वो डिमांड इम्पोज कर दी जाती है और जब हम वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेशर। ठीक है, देखिए आज की हमारी लाइफ ऐसी है ना कि हम बहुत कंपटीशन फेस कर रहे हैं, और ऐसे कंपटीशन में किसी भी इंसान पे प्रेशर आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, आपको पढ़ाई का प्रेशर होगा। अगर पढ़ाई का प्रेशर, कुछ लोग हो सकता है कि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर कोई बच्चा हमेशा से क्लास में काफ़ी टॉपर रहा है और फिर अब एक और नया बच्चा आ गया है जो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, जो उससे भी ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है, और उसके फिर अगर मार्क्स गिरने लग गए, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को प्रेशर बहुत फील होता है। आपने देखा होगा टॉपर्स के अगर कभी थोड़े से भी मार्क्स कम आ जाते हैं ना, तो काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पे काफ़ी प्रेशर लेके बैठे हैं, वो खुद पे काफ़ी डिमांड्स रख के बैठे हैं। तो वो डिमांड्स जब पूरी नहीं होती हैं तो हमें प्रेशर होता है, और वो प्रेशर जो है हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे जो वर्क है, हमारी इनएफिशिएंसी है, उन सबको बिगाड़ देता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है पूरा। देखिए ये चैप्टर में बस इतने ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, ये पेज नंबर 58 पर है। डेफिनेशन एंड नेचर वाले पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन। फिर इसके बाद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पेज नंबर 59, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर। फिर इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 60 पर, ये जो डायग्राम है उसे याद कर लो। नेचर ऑफ स्ट्रेस वाला इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 61 पर रिसोर्सेज अवेलेबल टू फेस दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 62 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पेज नंबर 64, उस पर फ्रस्ट्रेशन वाला एंड कॉन्फ्लिक्ट वाले तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 65 प्रेशर वाला जो छोटा सा पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाओ पेज नंबर 68, जिसमें साइकोफिजिकल प्रॉब्लम्स, ये पांचों के पांचों याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं। और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये वाली भी कितनी है, चारों के इंपॉर्टेंट हैं। और फिर पेज नंबर 69 पर ही ये मेंटल हेल्थ जो WHO ने दिया है, कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली जो WHO ने दी है वो पूछते हैं, तो उसे याद कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। और पेज नंबर 70 पर मेजर्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये 8 पॉइंट है, 8 के 8 याद रखने हैं क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ MCQ टिक करवा लेती हूँ जो इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है। MCQ नंबर 2, MCQ नंबर 5, MCQ नंबर 8, MCQ नंबर 9, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर B में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। सेक्शन नंबर C में क्वेश्चन 6, 7, 9, और एक और लिख लो, नेम 2 डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो इसमें आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। नेम 2 डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये इसमें नहीं है, लेकिन ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ, ये मैं आपको बोल रही हूँ मार्वल में से। मार्वल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर D क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8, और फिर एक और क्वेश्चन लिख लो उधर, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर E में 1st, 3rd एंड 4th, ठीक है। ये सारे मैंने सवाल कहाँ से पूछे हैं, मार्वल खरीद लेना, मार्वल में ये सारे सवाल दिए गए हैं, मैंने वही सवाल पूछे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।